नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। कोरोना महामारी से बचने के लिए सभी अपने अपने तरीके से उपाय कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारें भी अपने अपने तरीके से संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार, दवाइयां और सबसे महत्वपूर्ण वैक्सीन का इंतजाम कर रही हैं। सभी को वैक्सीनेट करना सरकार का लक्ष्य है, लेकिन इस सभी में सभी नहीं आते। जी हाँ, इस राजनीति में सभी की परिभाषा तय करने की अपनी कसौटी है। सभी का मतलब उनकी पार्टी द्वारा चिन्हित जाति और धर्म के लोग मात्र हैं, जिसे वो अपने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि भारत में रह रहे हिंदू शरणार्थियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए केजरीवाल सरकार गंभीर नजर नहीं आ रही है, बल्कि यदि ये कहें कि केजरीवाल सरकार ने इन्हें भगवान के भरोसे छोड़ दिया है तो कुछ गलत नहीं होगा। भारत सरकार ने तो नागरिकता कानून में संशोधन कर इन्हें भारत की नागरिकता दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन क्या नागरिकता मिलने तक इन्हें वैक्सीन नहीं दिया जाएगा? दिल्ली सरकार रोहिंग्यास और विदेशी घुसपैठियों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को सारी सुविधाएं दे रही है, लेकिन पाकिस्तान से आए हिंदुओं के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान से आए हिंदुओं को कोरोना से सुरक्षा के लिए वैक्सीन का कवच आखिर कौन प्रदान करेगा? क्या वोट बैंक और धर्म की राजनीति के भेंट चढ़ जाएंगे ये हिंदू शरणार्थी, या इन्हें भी केजरीवाल सरकार वैक्सीनेट करेगी? चर्चा में हमारे साथ होंगे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संदीप मिश्रा। दाता सागर ने हिंदू शरणार्थियों के शिविर में जाकर के, जहां पर वो रह रहे हैं, वहां पर जाकर के जायजा लिया। पहले देखते हैं कि सागर ने किस तरीके का जायजा लिया और क्या है वहां के लोगों का कहना, और उसके बाद हम अपने मेहमानों के पास चलेंगे और उनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। कोरोना महामारी के कहर से देश जो है वो पूरी तरह से जूझ रहा था। सरकारों ने हर संभव कोशिश की कि कैसे अपने देशवासियों को इससे बचाया जा सके। तो अब कहीं ना कहीं सबसे बड़ा एक दारोमदार जो है वो कोरोना टीका है। लेकिन सबसे बड़ी एक समस्या जो हमारे पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी भाई बहन आए हैं उनके सामने ये है कि ना तो कोई उनके पास भारत का कोई वैलिड प्रूफ है जिससे कि वो कोविन ऐप पर जाके अपना स्लॉट बुक कर सके, ना उनको इस बारे में जानकारी है। बहुत से ऐसे परिवार हैं जो भी ये मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को भी वैक्सीन लगनी चाहिए। यहाँ पर कई लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम है और क्या आपको कोरोना का जो टीका है वो आपको लगा है? मेरा नाम मांगो है। हमें टीके का भी पता नहीं है, टीका भी नहीं लगा है। हम कहाँ जाएं? इस हॉस्पिटल में जाते हैं, वो प्रूफ मांगते हैं, हमारे पास प्रूफ तो कोई है ही नहीं। इसलिए गवर्नमेंट से हम निवेदन करते हैं कि हमारी समस्या कुछ दूर की जाए और हमें टीकाकरण किया जाए। तो बिल्कुल, ये तमाम लोग हैं और भी कुछ लोग हैं। आप बताइए, मास्क लगाइए। आपको पास आइए, जरा कैमरामैन से कहूँगा। आपको जो कोरोना की महामारी है उससे बस एक ही उपाय है। तो सरकार कह रही है कि हम वैक्सीन लगाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है जिससे कि आप कोविन ऐप पर जाके, आप कोविन ऐप के बारे में जानते हैं? नहीं। तो अगर आपको टीका लगाना, पहली बात तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। नहीं, आधार कार्ड नहीं है। हाँ, तो कैसे लगाएंगे? क्या आप गए हैं कहीं आसपास के टीकाकरण केंद्र पे टीका लगाने के लिए? कैसे? आधार कार्ड नहीं है तो कैसे जा सकते हैं? नहीं कोई मालूम है हमारे को, हम कैसे टीके लगवाएं? और नहीं आधार कार्ड है, नहीं मोबाइल है, तो कहाँ से लगवाएं? हम तो मजबूर बैठे हैं और मोदी जी के सरकार के आश्रय हैं। हरिओम भी हैं यहाँ पर जो इस पूरी बस्ती की टेक केयर करते हैं। हरिओम, ये तो एक बहुत बड़ी समस्या इन लोगों के सामने है। कोरोना बीमारी से अगर बचना है तो टीकाकरण सरकार कह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए लोगों का, लेकिन इनके पास ना आधार कार्ड है, ना कोई ऐसा वैलिड प्रूफ है जिससे जाकर लगवा सकें। तो आप इन लोगों के लिए कैसे चाह रहे हैं कि इनके टीका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगे? वो फिर वही मांगते थे कि आपके पास आधार कार्ड है। इन्होंने काफ़ी हॉस्पिटलों में जाके रिक्वेस्ट भी की, हाथ भी जोड़े, और कि हमारे पास नहीं है लेकिन हमें भी जीने का हक है। सरकार ने बोला है कि हमें भी लगाओ, हमें भी यहाँ पे है, हम भी इसी देश का हिस्सा है। अभी भी आशा है क्योंकि इनको लगता है कि सरकार इनकी तरफ भी देखेगी, ये भी इन्हीं का हिस्सा है और ये यहाँ पे रहते हैं और इनको भी जीने का हक है। यहाँ पे भी कितने बुजुर्ग रहते हैं, महिलाएं रहती हैं, तो अगर इनका टीकाकरण किसी भी प्रकार से अगर सरकार कर सके तो ये सदैव उनके आभारी रहेंगे। तो बिल्कुल एक उम्मीद कर रहे हैं और ये आशा करते हैं कि सरकार इनकी तरफ भी ध्यान देगी, क्योंकि बहुत सी मात्रा के अंदर जो हैं दिल्ली, गुजरात, राजस्थान के अंदर बड़ी संख्या के अंदर ऐसे पाकिस्तान से आए हमारे हिंदू भाई बहन हैं
जो वो यहाँ पर रह रहे हैं, और इस कोरोना महामारी के बीच में उनके सामने भी ये संकट है और वो भी चाहते हैं कि कोरोना का जो वैक्सीन है वो इनको लगे। लेकिन वो लगेगा कैसे, क्योंकि कई सारी दिक्कत इन लोगों के सामने है, क्योंकि इनके पास जो वैलिड प्रूफ होना चाहिए था वो नहीं है। तो अब देखना होगा सरकार कैसे इन लोगों को बड़े लेवल पर वैक्सीन ड्राइव चलाकर इनको भी कोरोना का टीका लगाए। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। जी हाँ, पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को भी वैक्सीनेट करने की जरूरत है। उन्हें भी कोरोना से उतना ही खतरा है जितना हमको और आपको है, बाकी दूसरे लोगों का है उतना ही खतरा इन्हें भी है। लेकिन इन्हें कोरोना से प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए इनके पास वैक्सीन की कवच नहीं है और ना ही आगे आने वाले दिनों में इन्हें मिलेगी वो कवच, इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। और गारंटी देने वाले जो हैं उनका अभी तक ध्यान इन पर नहीं है, क्योंकि ये उनके वोट बैंक नहीं है। इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे और हमारे जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, खेमचंद शर्मा जी बीजेपी से जुड़े हैं, इसके अलावा संदीप मिश्रा हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे जुड़े हुए हैं, इसके अलावा रमेश ठाकुर वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे हमारे साथ जुड़े हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। और शुरुआत खेमचंद शर्मा जी मैं आपसे करूंगा कि जब तक नागरिकता की जो डोज मिली थी, नागरिकता की जो डोज केंद्र सरकार ने दी थी, उसके असर होने तक इन्हें वैक्सीन नहीं दिया जा सकेगा। क्या अगर असर नहीं होगा, अगर नागरिकता लेने में देरी हुई, तो फिर इन्हें वैक्सीन कौन देगा? इस बात को कौन सुनिश्चित करेगा कि जो शरणार्थी हैं, अब तो इन्हें नागरिकता मिलनी है, आज मिले या कल मिले, क्योंकि सरकार ने फैसला ले लिया है, नागरिकता कानून में संशोधन भी कर दिया है और पुराने नागरिकता कानून के आधार पर नोटिफिकेशन भी निकाल दिया है और एप्लीकेशन भी मंगवाए जा रहे हैं कि नागरिक अगर होना है आपको तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों एप्लीकेशन भी मंगवाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो ये कोरोना है, इसके लिए उनके पास प्रोटेक्शन का कोई रास्ता नहीं है। ना उनको वैक्सीन दी जा रही है, ना ही जो दूसरी सुविधाएं हैं जो बाकी नागरिकों को मिलनी चाहिए थी, वो सुविधाएं दिल्ली सरकार की तरफ से मैं कहूँगा, क्योंकि ये दिल्ली में रह रहे हैं और जिम्मेदारी सबसे पहले दिल्ली की बनती है। क्या कहेंगे आप? नमस्कार मुकेश जी। नमस्कार मुकेश जी, केंद्र सरकार इस चिंता के बारे में पूरी तरीके से अवेयर है, इसीलिए केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके सभी राज्य सरकारों को ये निर्देश दिया है कि जो हिंदू पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आकर भारत में रह रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराएं, जल्द से जल्द उनको नागरिकता दें, ताकि जो भारत के नागरिक को जो फैसिलिटी मिलती हैं, जो राइट्स मिलते हैं, उनको भी जल्द से जल्द मिल सकें। अब जैसे दिल्ली है, दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जो लगातार हिंदू जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए हैं उनको इग्नोर करती आई है और उनके अधिकारों का हनन करती आई है। हमने देखा लगातार, चाहे सर्दी में उनकी बिजली काटना हो, चाहे जो पिछले 1.5 साल में दिल्ली सरकार बांग्लादेशी और रोहिंग्या को तो घर घर में जाके, झुग्गी झुग्गी में जाके, उनके कैंप में जाके राशन दे रही है, लेकिन जो हिंदू भाई बहन आए हुए हैं उनको राशन देने में उनको दर्द होता है, उनको कष्ट होता है। हम सभी स्टेट गवर्नमेंट से, पर्टिकुलरली दिल्ली की सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे, आप ये भेदभाव छोड़ दो, आप जो आपकी अपीजमेंट की राजनीति वो छोड़ दो और जो हिंदू शरणार्थी हैं उनको उनका हक देना शुरू कर दो, क्योंकि उनको आज नहीं तो कल नागरिकता मिलेगी। देश में कानून बन चुका है, प्रोसेस बन चुका है, तो उनको आप कोविड की वैक्सीन भी लगाएं, आप उनको अनाज भी दें। जो मोदी जी ने 70 लाख लोगों के लिए फ्री में अनाज दिया है आपको, वो अनाज हिंदू शरणार्थियों तक भी पहुंचना चाहिए, वो फैसिलिटी हिंदू शरणार्थियों तक पहुंचनी चाहिए। आपके जो विधायक, आपके जो नेतागण जो होर्डिंग करके अपने प्रिय बांग्लादेशी या अपने प्रिय रोहिंग्या को बांट रहे हैं, उसको बांटने से रोके, क्योंकि वो गलत है। या तो वो हक भारत के नागरिकों को मिलना चाहिए या उनको मिलना चाहिए जो जल्द ही भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले हैं, जैसे हिंदू शरणार्थी। बिल्कुल संदीप जी, जी। यही सवाल आपसे भी है, क्या नागरिकता मिलने तक इन्हें जो वैक्सीन की डोज है नहीं मिलेगी, या जो दूसरी सुविधाएं जो दिल्ली सरकार जो दिल्ली सरकार जो है जो देने वाली थी, जो देनी चाहिए, वो अभी तक नहीं दे रही? कब देगी दिल्ली सरकार? क्या ये इंतज़ार किया जाना चाहिए कि जब तक इन्हें नागरिकता नहीं मिल जाती है तब तक वैक्सीन नहीं दिया जाएगा? और यही सवाल मेरा रमेश ठाकुर जी, अगर आप सुन रहे हैं तो आपसे भी है कि क्या जो भेदभाव किया जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरे ख्याल से संदीप मिश्रा जुड़ गए हैं, मैं संदीप मिश्रा जी से पहले लूँगा प्रतिक्रिया, उसके बाद रमेश जी मैं आपके पास आऊँगा। संदीप जी, क्या नागरिकता मिलने तक इन्हें वैक्सीन नहीं दिया जाएगा, या जो सुविधाएं आप रोहिंग्याज और जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनको दे रहे हैं
क्या बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को वो सुविधाएं नहीं देगी केजरीवाल सरकार? देखिए, एक दुष्यंत कुमार जी का शेर है मुकेश भाई कि कहाँ तो तय था चिराग हर घर के लिए, कहाँ मयस्सर नहीं चिराग शहर के लिए। ये मोदी जी का जो 56 इंच का पत्थर देश के ऊपर पड़ा देखिए, है, ये जो दुष्यंत कुमार की लाइन है संदीप, ये तो केजरीवाल पे बिल्कुल फिट बैठता है। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ ना, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। आप दिल्ली की बात, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ ना। नहीं, आप बताइए ना, जो चीजें जो भाई केंद्र सरकार ने तो दिया ना आपको अनाज, केंद्र सरकार ने तो अनाज दिया सबको फ्री देने के लिए, तो आपने केवल रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों को क्यों दिया? आप धीरे से बोलिएगा संदीप जी, तो पर भी लोग सुनेंगे। आप अगर धीरे से बोलेंगे तो भी लोग सुन जाएंगे। बांग्लादेशी और रोहिंग्या के पीछे क्यों लगे हुए हो? आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की सेवा में क्यों लगे हुए हो? आपको हिंदू शरणार्थियों से क्या नफरत है? आप उस पर अपने विचार रखिए, आप इधर उधर की बातें ना करें। मैं आपको बता सकता हूँ कि 1,12,000 एमडीसीआर की आपने चोरी की है, जो लगभग 2 अरब रुपए की कीमत है। आप इसे पर बात रखिए, आप इधर उधर की बात करेंगे, हमारे पास भी बहुत डेटा है। आज आपकी बहुत बड़ी चोरी दिल्ली के सामने हमारी भारतीय जनता पार्टी ने की है। आप लोगों ने 1,12,000 जो रेमडेसिविर इंजेक्शन, जो लाइफ सेविंग इंजेक्शन थे, उनकी कालाबाजारी की है। उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। आपने एफिडेविट देके कहा था कि केंद्र सरकार ने 1,59,000 रेमडेसिविर दिल्ली को। अगर आप लोगों की बात आप लोग एक दूसरे को इस तरीके से काटते रहेंगे तो जनता जो सुन रही है वो किसी को नहीं सुन पाएगी। 1,12,000 रेमडेसिविर कहाँ गए? क्या वो बांग्लादेशियों को भेज डाले? क्या वो रोहिंग्या को भेज डाले? संदीप जी, आपके गले में मुझे लगता है प्रॉब्लम है। धीरे से बोलिएगा तो आवाज बिल्कुल साफ आएगी और आप बोल पाएंगे। अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल कीजिए, गला आपका है, धीरे से बोलिए, समझ में आएगा। धीरे से आप बोलने देंगे तब कोई बोलेगा। मुकेश जी, हाँ बिल्कुल, आप ऐसे बोलिए, आवाज सुनाई दे रही। बोलने दीजिए जी, बोलिए। आप एंकर की भूमिका निभाइए। जी, आप बोलिए। बीजेपी के प्रवक्ता की भूमिका नहीं निभाइए। ठीक है, बोलिए। जी, बात रखिए, 5 मिनट का तो तय था चिराग हर घर के लिए, कहा मयस्सर नहीं शहर के लिए। ये 56 इंच का पत्थर जो देश की छाती पर पड़ा हुआ है, ये पत्थर कभी ऑक्सीजन की पाइप पर पड़ जाता है, कभी वैक्सीनेशन पर पड़ जाता है, कभी सांसें दिल्ली की पाकिस्तान संदीप, मैं इसीलिए आपको बोलता हूं तो आप बोलते मुझे बोलने नहीं देते। भाई, आपसे सवाल जो पूछा गया वो बोलिए ना। आप घर से जो याद करके आए हैं वही नहीं बोलना है। आप घर से जो याद करके आए हैं वो नहीं बोलना है आपको। आपसे जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब दीजिए। जो सवाल पूछ रहा हूं मैं उसका जवाब दीजिए। सवाल जवाब नहीं है तो आप शांति से बैठिए। ऑक्सीजन दे पाता है, आप शांति से बैठिए। वैक्सीनेशन करवा पाता है, और ना ही वो आप बताइए, हिंदू शरणार्थियों को वैक्सीनेशन क्यों नहीं दी जा रही है? वैक्सीनेशन क्यों नहीं हो रहा है उनका? केजरीवाल सरकार क्यों रोक रही है? आप जवाब सुनिए ना। हाँ, तब बोलिए ना। बार बार से जवाब नहीं आएगा। सुनिए, हिंदू शरणार्थियों को पाकिस्तान से कौन ले आया? अमित शाह लाए या केजरीवाल लाए? हिंदू शरणार्थियों को देश में किसने बसाया? मोदी ने बसाया, केजरीवाल ने बसाया। हिंदू शरणार्थियों को राहत देने का जिम्मेदारी अमित शाह की है या केजरीवाल की है? क्या 50, 100, 500 लोगों को भी मोदी टीका लगाने में असमर्थ है क्या? मुझे बड़ी शर्म आ रही है, मुझे बड़ी शर्म आ रही है आपकी बात को सुनकर। खेमचंद जी, जवाब दीजिए। जो पाकिस्तान बांट रहे हैं वहां से बांग्लादेशी घुसपैठ संदीप जी को शर्म आनी चाहिए। दिल्ली का मैटर है। आपको 55 लाख के आसपास है, तो आपको वैक्सीनेशन की डोसेज दी गई है और आपको सभी को लगानी है। आप बांग्लादेशी को दे रहे हैं वैक्सीन, आप रोहिंग्या को तो वैक्सीन दे रहे हैं। आपने रोहिंग्या के आधार कार्ड बनवा दिए हैं, आपने बांग्लादेशियों के आधार कार्ड तो बनवा दिए हैं। आपके विधायक ऑक्सीजन के सिलेंडर की जमाखोरी करके अपने प्रिय रोहिंग्या को तो दे रहे थे, अपने प्रिय बांग्लादेशियों को तो दे रहे थे, लेकिन जो भारत के हिंदू हैं उनको मरने के लिए छोड़ दिया। और जो हिंदू शरणार्थी हैं उनसे तो आपकी दुश्मनी है, उनसे तो आप नफरत करते हो। उनकी आप पहले बिजली काट देते हो, आज आप उनको अनाज नहीं देते, आज आप उनको
राशन नहीं देते, आज आप उनको वैक्सीनेशन नहीं देना चाहते। अरे ये जिम्मेदारी आपकी है, क्यों मुंह मोड़ते हो? अगर ऐसी बात है कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है तो क्यों आप रोहिंग्या की बस्तियों में आपने ऑन द रिकॉर्ड कोर्ट पे बोला है कि आप प्रचुर मात्रा में रोहिंग्या बस्तियों में राशन दे रहे हो? क्यों दे रहे हो? आपने ऑन द रिकॉर्ड बोला है कि अब जो इलीगल बांग्लादेशी यहाँ पे रह रहे हैं आप उनको राशन प्रोवाइड करो। रिसोर्स दिल्ली के, रिसोर्स हमारे टैक्स पेयर्स के, आप उनको बर्बाद बांग्लादेशियों पे करते हो, आप उनको बर्बाद रोहिंग्या। संदीप जी, फिर आपकी आवाज, आपका गला आपका साथ नहीं दे रहा है, गला आपका साथ नहीं दे रहा। धीरे बोलिएगा तो आवाज सुनाई देगी। अपनी सेहत का ख्याल रखें, धीरे से बोले। करते हो खेमचंद जी एक बार संदीप जी को बोल दे। देश की सांस रोकने के लिए है क्या मुकेश जी? ये 56 इंच के पत्थर को सिर्फ 56 इंच से आगे निकलो। संदीप जी, आप 56 इंच से आगे निकलिए, अब आगे की बात कीजिए ना। बोल दिया, सुन लिया लोगों ने। आप घर से जो याद करके आए थे, जो बताना था बता दिया। अब आप जो कह रहे हैं जो शरणार्थी को कौन लाया, ये शरणार्थी भारत घूमने के लिए नहीं आए थे, कश्मीर घूमने के लिए नहीं आए थे। ये प्रताड़ित हिंदू हैं जिन्हें प्रताड़ित किया गया पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में। ये मजबूरी में यहाँ पे आए थे और उनको शरण दिया था। और अब भारत सरकार उसके लिए नागरिकता कानून लाई है संशोधन, कि अब उसे नागरिकता भी मिलेगी। जो भी खामियां है, जो भी देरी हो रही है, मैं उसके लिए बीजेपी से पूछूंगा। ये भी गलत है। 2019 में जो कानून बन गया उसके हिसाब से 21 आ गया, अब तक उन्हें नागरिकता क्यों नहीं मिली? इसका जवाब जो है खेमचंद जी से मैं लूंगा। लेकिन जब तक वो दिल्ली में है दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो सारी सुविधाएं वो बांग्लादेशी रोहिंग्यास को दे रहे हैं, घुसपैठियों को दे रहे हैं, उनको वो इन शरणार्थियों को भी वो सुविधा मिलनी चाहिए। वो उन्हें क्यों नहीं दे रहे हैं? वो उनका वोट बैंक नहीं है क्या? ये आपको वोट नहीं देते क्या आप इसलिए? कुछ भी बोल रहे आप इतने वरिष्ठ पत्रकार होके, इतने अच्छी जानकारी वाले, कुछ भी बोल। दिल्ली हिंदुस्तान के बाहर का हिस्सा है क्या? क्या बोल रहे हैं संदीप जी? मैं समझ नहीं रहा। आप फिर से बोलिए, आप फिर से बोलिए क्या बोल रहे थे आप? मुकेश जी, दिल्ली भी हिंदुस्तान का हिस्सा है कि नहीं है? हाँ, मुझे पता है। दिल्ली में सरकार का कानून चलता है कि नहीं चलता? संसद की बात चलती नहीं चलती? क्वेटा, बलूचिस्तान, पेशावर से हिंदू यहाँ गजब बात कर रहे हो संदीप जी, आप गजब बात कर रहे हो। अगर ऐसा होता तो सब जगह तब फिर राज्य और सरकार की फेडरल स्ट्रक्चर क्यों होता? हमारा संविधान क्यों होता? राज्य के लिए अलग कानून, संवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची क्यों होती? आप जो है आप है थोड़ा संविधान थोड़ा पढ़ लीजिए। रमेश ठाकुर जी हमारे साथ है, उनसे मैं आप सुन लीजिए रमेश ठाकुर जी बता रहे हैं। रमेश जी, क्या आपको लग रहा है कि क्या केंद्र सरकार जब तक नागरिकता कानून के तहत नागरिकता दे नहीं देती तब तक क्या केजरीवाल सरकार इन्हें वैक्सीनेट नहीं करेगी? नहीं मुकेश जी, देखिएगा दिल्ली केजरीवाल साहब की है और यहाँ उनकी हुकूमत चल रही है, वो मुख्यमंत्री हैं। तो इस लिहाज से जब दिल्ली में कोई भी रहता हो, जब वो दिल्ली में रह रहा है, चाहे बांग्लादेशी हो चाहे पाकिस्तानी हो, जिसको भी हम लोगों ने पनाह दिया है, संरक्षण दिया है, तो ये जाहिर सी बात जिम्मेदारी केजरीवाल साहब की बनती है सबको वैक्सीनेशन करवाएं, सबको उनको सुविधाएं दें। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा, अगर आपकी रिपोर्ट सही है, अगर आप लोग सही कह रहे हो कि ये बांग्लादेशी लोगों को वैक्सीन दे रहे हैं और जो पाकिस्तान से जो हिंदू आए उनको नहीं दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है ये भेदभाव वाली स्थिति है। लेकिन फिर भी इसके दो पहलू हैं। एक पहलू को ये समझना है हमें मुकेश जी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने को एक राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए थी टीकाकरण के लिए, वो मुझे लगा नहीं बनाई गई। अगर वो बनाई जाती तो मुझे लग रहा चाहे कोई राज्य होता, चाहे कोई जिला होता, चाहे कुछ होता, एक कैटेगरीज कर दिया जाता। कैटेगरी के हिसाब से दिल्ली में कितनी वैक्सीन की चाहिए, फिर चाहे अरविंद केजरीवाल। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं रमेश जी, और कोर्ट भी यही कह रही है कि एक नीति होनी चाहिए और जवाब भी मांगा है। मुझे लग रहा है कि सरकार ने कहा है कि 6 महीने के भीतर जो है वो बना के दी। चूंकि ये इमरजेंसी है, सबकी अपनी अपनी बात है, सरकार को जो कहना था उन्होंने कोर्ट में कहा है। लेकिन हम सरकार की कही बात और जो चाहिए उसका पोस्टमार्टम करने के लिए हम नहीं बैठे। अभी हमारे पास क्या है, ये पैंडेमिक है, अचानक आई हुई बीमारी है, किसी को इसके बारे में पता नहीं था। योजनाएं जब बीमारी आई तब बनी, आनंद फानन में बनी। लेकिन जिसकी जो जिम्मेदारी है वो उस जिम्मेदारी को सारे भेदभाव से ऊपर उठ करके पूरी करे ना। आप धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, वोट बैंक के आधार पे अगर सुविधाएं देंगे अपने नागरिकों को तो सवाल तो पूछेंगे ना हम। नहीं मुकेश जी, एक जिम्मेदारी फिर ये भी आपकी बनती है, हमारी सरकार की बनती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की बनती थी कि वो जो वैक्सीन हमने विदेशों में भेज दी तो नहीं भेजनी चाहिए थी, वो पहले हमें मिलनी चाहिए थी, सबको मिलनी चाहिए थी। उसमें से जो बचती वो हम बांग्लादेशियों को लगाते जो हमारे यहाँ रह रहे हैं। ये बात मैं इसके खिलाफ हूं।
बचती क्यों? नहीं, जो बचेगा तब वो उसको क्यों मिलेगा? वो अगर आप उनको बराबर दीजिए ना। आपके पास क्या नीति है? वैसे लोगों के लिए आपने कोई नीति बनाई जो आपके यहाँ रह रहे हैं, चाहे वो हिंदू शरणार्थी हैं, उनके लिए आपने क्या नीति बनाई? आपकी जो पीडीएस सिस्टम के तहत जो अनाज आता है वो आप रोहिंग्याओं में बांट देते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों में बांटते हैं, लेकिन वो उन शरणार्थियों को एक भी पैसा नहीं मिलता है, एक भी अनाज, 1 किलो अनाज भी नहीं मिलता है। नहीं, मुझे लग रहा है मुकेश जी, नीति बनाने वाले केजरीवाल कोई नहीं होते हैं। केजरीवाल के हाथ में है नहीं है, वो नीति बनाएंगे, नीति बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, नीति वही बनाएंगे ना। हमारे खैर इस पे चर्चा होगी, चर्चा अभी जारी है। रमेश जी, हमारे पास चर्चा जारी है, हम संदीप जी से भी लेंगे और आपसे भी, और जो खेमचंद शर्मा उनसे भी बात करेंगे। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा यूं ही जारी रहेंगी और हम पूछेंगे जवाब संदीप मिश्रा से और खेमचंद शर्मा से कि क्यों अब तक रोहिंग्यास के लिए तो बन गई नीतियां, लेकिन अभी तक हिंदू शरणार्थी के लिए कोई नीति क्यों नहीं बनाई है केजरीवाल सरकार ने। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे कि बांग्लादेशी रोहिंग्यास और दूसरे घुसपैठियों को तो वो सारी सुविधाएं दिल्ली सरकार दे रही है, लेकिन हिंदू शरणार्थी जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं, उनके लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, संदीप मिश्रा आम आदमी पार्टी से हैं, इसके अलावा खेमचंद शर्मा जी हैं बीजेपी से, और रमेश ठाकुर वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत दूसरे ब्रेक के बाद मैं रमेश ठाकुर जी, मैं आपके पास वापस आना चाहूँगा। आपने कहा कि जो बातें, जो वैक्सीन बाहर भेजी गई थी, वो वैक्सीन जो है इन्हें आनी चाहिए थी, और आपने कहा कि प्रायोरिटी सरकार को, जो बचे वैक्सीन वो इन्हें दी जानी चाहिए थी। मुझे लगता है कि ये मानवीय दृष्टिकोण नहीं है, इस दृष्टिकोण से हमें नहीं करना चाहिए। सरकार के लिए सभी बराबर हो, चाहे भारत इसीलिए तो जाना जाता है विश्व में, भारत की संस्कृति, सभ्यता और भारत की पहचान इसीलिए है कि हम किसी से भेदभाव नहीं करते। खेमचंद जी, क्या आपको लगता है कि जो रमेश जी कह रहे हैं, आप सहमत हैं इससे? जो वैक्सीन बाहर भेज दी गई उस पर सवाल उठाया जा रहा है। खेमचंद जी, सरकार की नेशनल एक पॉलिसी है, और रमेश भाई आपने देखा होगा, सबसे पहले भारत सरकार ने उस पॉलिसी के अंतर्गत जो कोरोना वॉरियर हैं उनका वैक्सीनेशन किया। कोरोना वॉरियर के बाद भारत सरकार का जो प्लान था उसके अनुसार जो बुजुर्ग लोग थे, 60 साल से ऊपर वाले लोग थे, जिनको सबसे ज्यादा खतरा था, उनका वैक्सीनेशन किया गया, और वो वैक्सीन फ्री में पूरे देश में प्रोवाइड की गई। थर्ड चरण में 60 साल के बाद 45 से जो ऊपर वाले, 45 से 60 साल के बीच जो लोग हैं, उनको वैक्सीनेशन का प्लान बनाया गया, और उनकी वैक्सीनेशन के लिए भी प्रचुर मात्रा में तकनीकी खराबी लगता है उनका अच्छा काम नहीं किया। तो जिसमें कुछ स्टेट, विशेषकर जो अपोजिशन की स्टेट थी, वो पूरी तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन में लगी हुई थी, पूरी तरीके से भ्रम फैलाने में लगी हुई थी, पूरी तरीके से झूठ फैलाने में लगी हुई थी। उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। अब मैं आपको बता दूं, चौथे चरण में अभी भी भारत सरकार ने प्रचुर मात्रा में वैक्सीन प्रोवाइड करने के लिए पूरा प्लान देश के सामने दिखाया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, बिफोर द एंड ऑफ दिस ईयर 216 करोड़ वैक्सीन की डोसेज भारत में उपलब्ध होंगी। किस किस कंपनी से कितनी डोसेज है मैं आपको जल्दी रीड करके बता देता हूँ। कोविशील्ड से 75 करोड़, कोवैक्सीन से 55 करोड़, बायोई से 30 करोड़, जाइडस से 5 करोड़, एफएसआई से 20 करोड़, बीवी नेजल से 10 करोड़, जिनोवा से 6 करोड़ और स्पुतनिक से 15.5 करोड़ जो डोसेज है वो भारत को मिलेंगी। टोटल मिला के ये 216 करोड़ से ज्यादा डोसेज हो जाती हैं। पूरे देश को वैक्सीन लगाई जा सकती है, उतनी डोसेज हमारे भारत तो में क्या उपलब्ध जो स्टेट को वैक्सीन, जो जैसे केजरीवाल सरकार बार बार ये कंप्लेन कर रही है कि उनको वैक्सीन नहीं दी जा रही है, तो क्या ये जो वैक्सीन आप मंगवा रहे हैं, क्या केजरीवाल सरकार की मांग में दिल्ली को भी वैक्सीन मिलेगी? और अगर दिल्ली सरकार को नहीं मिलती है तो जिन शरणार्थियों को हम कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने वैक्सीनेट नहीं किया या उनके पास प्लान नहीं है, क्या बीजेपी ये गारंटी लेती है कि इन हिंदू शरणार्थियों को बीजेपी अपने तरीके से, अपनी तरफ से वैक्सीनेट करेगी? मुकेश जी, ये स्टेट का मैटर है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू शरणार्थियों के हित के लिए उनकी चिंता लगातार कर रही है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना काल में भी नोटिफिकेशन जारी करके सारे स्टेट को ये बोला है तुरंत उनकी जो प्रक्रिया को संदीप जी, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा संदीप जी, बारी बारी से मैं आऊंगा। रही बात दिल्ली की, मैं आपको बता दूं मुकेश जी, दिल्ली को अगर आप पूरे देश का एवरेज निकालोगे जनसंख्या के हिसाब से, उससे बहुत ज्यादा वैक्सीन दी गई है। लगभग 55 लाख वैक्सीन की डोसेज दिल्ली को दी गई है। जनसंख्या के एवरेज के अनुसार दिल्ली को 35 लाख के आसपास सभी डोसेज मिलनी चाहिए थी, लेकिन दिल्ली में पूरी तरीके से मिसमैनेजमेंट है। मुकेश जी, आपको एक बहुत बड़ी खबर मैं बता रहा हूँ और ये ऑन द रिकॉर्ड है, आप इसको कहीं भी चलाइए। दिल्ली सरकार को 1,59,000 रेमडेसिविर मिली थी
और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 57,129 रेमडेसिविर इंजेक्शन का हिसाब किताब रखा है। 1,11,838 रेमडेसिविर के जो इंजेक्शन है उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। वैसे ही भारी मात्रा में जो कोविड की वैक्सीन है उनका भी कोई अता पता नहीं है। इन्होंने उनको किसको लगाया, कैसे लगाया, ये सब चीजें क्या केंद्र सरकार ऑडिट करवाएगी? क्या केंद्र सरकार ऑडिट करवाएगी? क्या केंद्र सरकार ऑडिट करवाएगी? खेमचंद जी, मैं इस पे बात करूंगा, लेकिन मैं संदीप जी से जवाब। संदीप जी, क्या मिसमैनेजमेंट हुआ है? क्या जो वैक्सीन दी गई थी उसका कोई हिसाब किताब नहीं है? मुकेश जी, अगर आप धैर्य से मुझे सुनेंगे और मुझे 1 मिनट का अवसर देंगे तो मैं बहुत सारी बातें चलिए, समय शुरू होता है आपका। इस समय देश की आपदा स्थिति है, भयंकर स्थिति है। देश इतने विकटतम घड़ी से कभी नहीं गुजरा, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, पता नहीं मोदी जी क्यों नहीं जानते। जब देश की सांसें हमारी बचाने की जरूरत थी तो जिनके लिए कहा था मोदी जी ने कि 1 के बदले 10 सर लाएंगे, उनको हमारी सांसों की शीशी सौगात में दे आए। नवाज शरीफ से मोदी का क्या रिश्ता है, राम जाने और मोदी जाने। जो पार्टी ये कहती है चंदन है, संदीप जी, मैं इसीलिए बोलता हूँ, आप जो है आप अगर जो सवाल पूछा जा रहा है, जो मुद्दा है, मुद्दे से बाहर की बात ना करें। आप अभी वैक्सीन पे बात हो रही है। ऑक्सीजन क्या करके रखते हो? आपके नेताओं के पास ऑक्सीजन मात्रा में मिलती है, आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का ब्लैकिंग करते हो, आप हॉस्पिटल के बेड तक को संदीप जी, आपके नेताओं ने जो अस्पताल में बेड है वो भी पैसे लेके कराए। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने जो हाउस आइसोलेशन में जो लोग थे, ना ही उनके पास कॉल किया, ना ही उनको कोई भी सपोर्ट दी, ना ही उनका हालचाल पूछा। आज तक आपने कॉल करके उनका हालचाल नहीं पूछा। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। 69,000 करोड़ का बजट है, वो बजट सिर्फ और सिर्फ प्रचार पे आप लगाते हो। कोर्ट ने बार बार आपको प्रचार लगाई। अगर आप नहीं संभाल सकते आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। अरे आप हमारी भूमिका हमको मत समझाइए, आप अपनी भूमिका में रहिए। जो बात पूछा जा रहा है, जो सवाल पूछा जा रहा है, उस सवाल का जवाब दीजिए। आप जो घर से याद करके पोथी पुराण आए हैं उसको मत बोलिए। मैं आप शांत रहिए। रमेश जी, शांत रहिए। सुन लिया आपने जो याद करके आया आपने बोल दिया, आप शांत रहिए। रमेश जी, बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो, उनको आज वैक्सीनेशन या सरकार की सारी सुविधाएं इसलिए मिल पा रही है क्योंकि उन्होंने अवैध तरीके से अपने राशन कार्ड बनवा लिए हैं, अपना वोटर आई कार्ड बनवा लिया है, अपना आधार कार्ड बनवा लिया है, और वो इस तरीके से रह रहे हैं, उनको पहचानना मुश्किल है कि वो हमारे नागरिक हैं या नहीं है। यानी असली कहते हैं ना कि असली थे हम, बतानी परी पहचान अपनी, और नकली था वो सिक्का, चलाना था जरूरी। तो ये नकली सिक्का चल रहा है और असली जो है उसे अपनी पहचान बतानी पड़ रही है। तो इसी बात पे इसलिए बांग्लादेशी रोहिंग्यास को और जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनको तो वैक्सीनेशन उनका हो रहा है, लेकिन जो हिंदू शरणार्थी हैं, जो अपने आप को सही करें कि हाँ हम शरणार्थी हैं और उन्होंने अवैध तरीके से अपना कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाया है, तो वो आज जूझ रहे हैं कोरोना से और कोरोना संक्रमण के लिए से बचने के लिए वैक्सीनेशन का इंतजार कर रहे हैं। रमेश जी, संदीप जी, आप शांत हो जाइए। आपने जो बोलना था आपने बोल लिया। आपके पास आर्गुमेंट नहीं है, आप शांत हो जाइए। आप केवल चिल्लाते हैं, पर आर्गुमेंट है तो आप बोलिए। रमेश जी, देखिए मुकेश जी, ये मुद्दा बहुत संवेदनशील है। अगर वैक्सीन को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, इस तरीके से लगाया जा रहा है, तो मुझे लग रहा है ये जो आम जनता है, जो दिल्ली की जनता, उनके साथ में छल हो रहा है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली का वासी हूं। मैंने 6 मई को रजिस्ट्रेशन करवाया था, आज 4 जून हो गई है, अभी तक मुझे स्लॉट नहीं मिला। तो इसका एक जीता जागता उदाहरण ये है, जब हम लोगों के लिए अगर वैक्सीन नहीं है तो ये बांग्लादेशियों के लिए वैक्सीन कहां से केजरीवाल साहब के पास आ गई, दूसरे लोगों के लिए कहां से आ गई। तो मुझे लग रहा, अगर देखो, मैं उस समय मैंने कहा था कि यही मिसमैनेजमेंट जिसकी और खेमचंद जी बोल रहे थे। नहीं, खेमचंद जी ने एक बात और बहुत अच्छी कही, मुझे लग रहा है इस पे ऑडिट होना चाहिए, ये जांच का विषय है।
रेमडेसिविर जिस तरीके से इन्होंने कहा कि 1 लाख हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, सरकार को दिया, उसमें 50,000 के करीब इन्होंने इस्तेमाल करा, बाकी कहाँ चला गया? मुझे लग रहा है ये सारा ये बहुत बड़ा स्कीम है, बिल्कुल बहुत बड़ा घोटाला। इसको स्कैम है। देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मामले में भी यही हुआ था, बोल रही थी ऑक्सीजन नहीं है, दिल्ली सरकार ऑक्सीजन की कमी है, जबकि केंद्र सरकार ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई कर रही थी। जब ऑडिट की बात आई तो उन्होंने कहा नहीं ऑक्सीजन हमारे पास है, अब मुझे जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन और जो रेमडेसिविर है इसके बारे में भी ऑडिट किया जाना चाहिए, और ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आए। जो जेन्युइन लोग हैं उनको वैक्सीन नहीं दी जा रही, उनको वैक्सीन का स्लॉट नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जो नकली लोग हैं, जो उनके अपने वोट बैंक है, उनको वैक्सीन मिल रही है। बिल्कुल देखो मुकेश जी, देखो थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल भी हमें समझना चाहिए। अगले साल दिल्ली में निगम के चुनाव होने हैं। मुझे लग रहा है घुसपैठिया जितने भी, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे फलाने को, ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। बिल्कुल ये निचले स्तर की वोट बैंक है, क्योंकि आने वाले समय में निगम के चुनाव है, हो सकता है कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब या दूसरी पार्टी आपकी वैक्सीन जो है, आपकी वैक्सीन इन घुसपैठियों को दे दी गई हो, इसमें कोई दो मत नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी जो वैक्सीन थी, जो आपके हिस्से की वैक्सीन होनी चाहिए थी, जो स्लॉट आपको मिलना चाहिए था, वो स्लॉट जो है वहां चली गई हो। इसकी जांच होनी चाहिए, मैं मांग करता हूं, जांच की मांग करता हूं। जांच के बाद जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और संदीप जी जब आर्गुमेंट नहीं होना तो चिल्लाने से आपकी बात जो है ना सच नहीं हो जाएगी। चिल्लाने से आपकी बात सच नहीं हो जाएगी, जोर से बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता है। आप चिल्लाइए मत, धीरे से आर्गुमेंट अगर देंगे ना, अगर आपकी बात में दम होगा तो लोग सुनेंगे। आप चिल्ला करके अपनी सेहत खराब कर रहे हैं। फिलहाल अभी हमारे पास वक्त है इस प्रोग्राम को खत्म करने का। हमारे साथ जितने भी मेहमान जुड़े हैं, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपना महत्वपूर्ण समय हमारे साथ साझा किया, और अपने विचार आपने हमारे साथ साझा किया। मुझे लगता है कि अभी आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन जिस तरीके से वैक्सीन के मैनेजमेंट में दिल्ली सरकार घपलेबाजी कर रही है और कोई भी चीज सामने नहीं ला रही है, लगता है कि इसकी भी ऑडिट की जानी चाहिए। और अगर ऑडिट होता है सही तरीके से, तो जिस तरीके से ऑक्सीजन की बात सामने आ गई थी खुल के, उसी तरीके से रेमडेसिविर और जो वैक्सीन है उसकी बात भी सामने आ जाएगी। क्योंकि वैक्सीन निश्चित तौर पे वोट बैंक को टारगेट करके दिल्ली सरकार दे रही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।